Good morning, ma'am. Okay, beta. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. We continue our chapter first, crop production and management. Okay. Today we study, है ना? Today we study agriculture practices. In agriculture practices, we understand. हम पढ़ चुके थे preparation of soil, हमने पढ़ लिया था. Sowing, है ना? Adding manure and fertilizers, ये भी पढ़ लिया था. आज हमें पढ़ना है irrigation, है ना? What is irrigation? यहाँ से हमें है ना? और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके? तो मैम दो रहते हैं सिस्टमिकल सिस्टम. हाँ, इरिगेशन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसे हमें पढ़ना है ना. ओके देन, हमने डायग्राम भी बना लिए. ओके, वेरी गुड. ओके बेटा, सो इरिगेशन, है ना? इरिगेशन मीन्स होता है, यदि हम नॉर्मली देखें तो इरिगेशन मीन्स सिंचाई, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आफ्टर सोइंग दी सीड, है ना? After first we prepare our soil, then sowing, then adding manure and fertilizers, हम उसमें manure और fertilizer ऐड करेंगे, ठीक है? Then irrigation, है ना? इसके बाद हम irrigation करते हैं. तो irrigation में हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. All living organism need water to live, है ना? Water is important for proper growth and development of flowers. Proper development के लिए, है ना, और उसमें फ्लावरिंग आए, है ना, फ्रूट्स आए, इसके लिए वाटर नेसेसरी है. फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना, एंड सीड्स ऑफ प्लांट. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट. जब हम वाटरिंग करते हैं अपने क्रॉपिंग एरिया में तो ये वाटर है ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ना. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. जो वाटर है उसके साथ जो सॉइल में मिनरल्स हैं और जो हमने बाहर से मैन्योर दिया है, फर्टिलाइजर दिया है ना, वो भी रूट के थ्रू प्लांट्स को क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, है ना, प्लांट्स को मिल जाते हैं. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. वाटर क्यों जरूरी है ना? एक तो जब हम वाटरिंग करते हैं, है ना, तो जो हमने सीड्स डाले हैं तो उनका जो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा उसके लिए मॉइस्चर चाहिए, उसे मॉइस्चर मिल जाता है और सीड इजीली
जर्मिनेट कर पाते हैं। यदि वाटर नहीं होगा, हमने वाटरिंग नहीं किया, इरिगेशन नहीं की, जो सीड्स हैं तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो पाते। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट के थ्रू वाटर के साथ जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो वाटर के थ्रू क्या होता है, रूट उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स को अवेलेबल कराते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखिए वाटर क्या करता है, हॉट एयर करंट, यानी प्लांट जो है, प्लांट कंटिन्यू क्या है, धूप में हमेशा क्या है, सन में रहते हैं, इसलिए बहुत हीटेड, गर्म हो जाते हैं। यदि इरिगेशन करेंगे, वाटरिंग देंगे, तो क्या करते हैं कि जो वाटर है उसे हॉट एयर, गर्म हवा से भी बचाते हैं। ठीक है। और उनको कैसे रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडे, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। ओके, मेंटेन रखते हैं प्लांट को, प्लांट हेल्दी होगा तो हमको सीड अच्छे मिलेंगे। फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, और हमें जो हमारा क्रॉपिंग एरिया है, क्रॉपिंग फील्ड है, वहां पर हमें रेगुलरली कुछ इंटरवल में, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 3 to 4 days हमें वाटरिंग करते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और यही है जो सप्लाई, जो हम वाटरिंग कर रहे हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। हमने एक बना लिया है कि हमको 1 वीक बाद वाटरिंग करनी है, या 3 to 4 days, आफ्टर 3 to 4 days हमें वाटरिंग करना है, तो दैट इज नोन एज इरिगेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यस, जो टाइम है, ड्यूरेशन है, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिसमें हमको ज्यादा इरिगेशन या वाटरिंग नहीं करना पड़ता है, कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राइस के लिए हमें क्या है, बहुत ज्यादा वहां तो वाटर हमको फिल करके रखना होता है, तो वो क्रॉप पे डिपेंड करता है। क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल। सॉइल आपकी कैसी है ना, सॉइल सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, या क्ले सॉइल है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है ना। यदि सैंडी सॉइल होगी तो क्या है, जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और बहुत जल्दी वाटर लॉस भी हो जाता है उसमें, तो आपको बार बार वाटरिंग करना पड़ेगा, बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी। क्ले सॉइल है तो वो वाटर को क्या करती है, बना के रखती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है ना। ठीक है। इसी तरह से यदि लोमी सॉइल है तो उसमें भी वाटर जो है, सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा वाटरिंग हमें करना पड़ता है। ठीक है। ओके, एंड सीजन टू सीजन, हाँ, यदि समर सीजन है तो भी आपको वाटरिंग ज्यादा करना पड़ेगा, विंटर सीजन में कम, और रेनी सीजन में तो हमें बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सीजन पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, और आपकी क्रॉप कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है ना। इन तीनों चीजों में हमारा जो इरिगेशन है ये डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वही बात, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है। व्हाई इज इट इज सो, क्यों, गर्मी के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप होती है, सन होता है, ब्राइट साइन होती है ना। इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी वाटर लॉस होता है, और हमारी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत जल्दी क्रॉप को अपनी वाटरिंग करना पड़ता है। ठीक है। Could it be due to the increased rate of evaporation of the water from the soil, है ना, evaporation of the water from the soil and the leaves? Yes, यही रीजन है ना, कि जब बहुत ज्यादा धूप होगी, सन है, बहुत गर्मी है, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स है, उनमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, है ना। इवेपोरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन, जो कि प्लांट की लीव से होता है। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है ना। रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और लीव से इसका इवेपोरेशन होता रहता है। और सॉइल से भी वाटर क्या होता है, सॉइल से भी वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन, है ना। सॉइल से ही जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, प्लांट की लीव से भी हो रहा है ना। इसीलिए हमको गर्मी के समय में, समर सीजन में बार बार वाटरिंग करना पड़ता है। ठीक है। फिर है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, है ना। तो द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स हैं, है ना, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम हैं, कैनाल, ये सारे जो हैं हमारे इरिगेशन के लिए क्या है, ये सोर्सेज हैं जिनसे हम इरिगेशन करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन, है ना। बहुत सारे मेथड है, उनके थ्रू इसको आप लिफ्ट करते हैं, मोटर लगा के कुछ भी करके,
और फिर अपनी जो क्रॉपिंग एरिया है वहां पर हम इरिगेशन करते हैं फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। फिर है कैटल्स ऑफ ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मैथड, है ना, जो कैटल्स हैं उनका भी यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए। सो दीज मैथड्स आर चीपर। ये कैसे मेथड है? चीपर है, सस्ते हैं, जिसमें हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इजिली हम वाटर अवेलेबल करा देते हैं अपनी क्रॉपिंग फील्ड को, बट लेस इफिशिएंट, है ना। ओके, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जैसे कि मोट है ना, पुली सिस्टम है, उसमें आप पुल करते हो, जो यहाँ पर फिगर दिखाया गया है फिगर 1.4, दैट इज मोट सिस्टम फॉर इरिगेशन। इसमें आप वेल है, वेल से बार बार आप वाटर को क्या करेंगे, पूल करेंगे और फिर आपने एक कैनाल बनाई हुई, वहां से उस वाटर को डालेंगे जो कि हमारी क्रॉपिंग फील्ड तक जाएगा। दैट इज ए मेथड मोट फॉर इरिगेशन। सेकंड है हमारा चैन पंप, है ना, इसमें जो 1.4 का बी दिखाया गया है दैट इज चैन पंप। इसमें भी क्या है, एक लगा दिया गया है ना, जो कि चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से और वाटर को क्या करता है, ला करके और कैनाल तक से हमारी क्रॉपिंग एरिया को ले जाता है। थर्ड है ढेकली, है ना, ये जो फिगर आपको 1.4 का सी दिखाया गया है दैट इज ढेकली, है ना। इसमें भी ये मेथड भी, इसमें क्या है, इजिली आप बकेट से निकाल सकते हैं और कैनाल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, ढेकली ये है। 4 है अपना राहत, है ना, लीवर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे साथ में क्या लगा दिया गया है, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, है ना, डीजल डीजल जो है, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। इन सबके साथ क्या है, पंप अटैच होता है, जैसे कि राहत है, इसमें पंप लगाए, इसमें क्या है, एक अपना वो लगा दिया गया है, ऑक्स है उसको साथ में, और वो उसको रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या है, ये वाटर ये रन करेगा और जो वाटर को पूल करके अवेलेबल कराता है। मॉडर्न, लेकिन हम मॉडर्न मेथड की यदि हम बात करते हैं तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, है ना, उसमें हमको इकोनॉमिकली बेस्ड है वो। द मेन मेथड यूज आर, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमारे मॉडर्न इरिगेशन के सिस्टम है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम फॉर इरिगेशन। तो सबसे पहला हम समझेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। ये हमारे क्या है, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं, है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे कि नाम से ही स्प्रिंकलर, है ना, ये क्या करता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड, जहां पर अनइवन लैंड होती है, मतलब कहीं ऊपर है कहीं नीचे है ना, एक सी यदि आपकी लैंड नहीं है क्रॉपिंग एरिया, तो वहां के लिए ये मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ना। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, है ना, जहाँ कहीं पर ऊंची है सॉइल, है ना, अपना क्रॉपिंग एरिया, तो वहां पर वाटर नहीं पहुंच पाएगा, है ना, जहाँ पर नीचे है वहीं पर रहेगा। तो ऐसी लैंड के लिए ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है दैट इज वेरी यूजफुल। ओके, द परपेंडिकुलर पाइप, इसमें देखिए ये लगे हुए हैं, इस तरह से पाइप लगाए जाते हैं। ये अनइवन हमारी लैंड है, जो फिगर आपको फिगर दिखाया गया है 1.5 का ए, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, सबके ऊपर क्या है, एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है जो कि घूमता रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसा, इसमें एक ऐसे पाइप होता है, यहाँ पर एक नोजल होता है और ये पानी को सभी जगह ऐसे ऐसे करता है, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना। तो रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू दी मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, है ना, थोड़े थोड़े गैप में ये पाइप होते हैं और सबके ऊपर नोजल लगा होता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंकलर फॉर्म में वाटर निकलता है। ठीक है, ज्वाइंट। ओके, when water is allowed to flow
जब वाटर को हम मेन पाइप से इसमें इनमें से होकर अलाउ करते हैं तो क्या होता है, सो द पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, एक पंप लगा करके जब हम फ्लो के साथ वाटर अलाउ करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो वो रोटेटिंग नोजल जो घूमता हुआ नोजल है उससे होकर के निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, है ना, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है ना। ये जो रोटेटिंग नोजल है इससे जब वाटर निकलता है प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ, तो ऐसा लगता है जैसे रेनिंग, बारिश हो रही है, और वो काफी दूर तक एरिया को कवर करता है और इरिगेशन हो जाती है। ओके, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। हाँ, जो ये सिस्टम है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं सैंडी सॉइल में हमको बार बार वाटरिंग करनी पड़ती है, वो बहुत जल्दी वाटर का एब्जॉर्बेशन करती है और बहुत ज्यादा जल्दी से उसमें वाटर लॉस भी होता है, क्योंकि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत कम होती है। इसलिए सैंडी सॉइल के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत यूजफुल है। ओके, दूसरा है अपना ड्रिप सिस्टम। ओके, ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है बेटा, इट इज अ सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट पोजीशन ऑफ द रूट्स। इसमें क्या होता है, ये पाइप होते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कोई एक क्रॉप है ना, ये पाइप गया हुआ है ना, यहाँ पर होल्स होंगे, है ना, तो क्या होगा, जो वाटर है इस पाइप से होकर के यहीं पर ठीक इसके रूट के पास गिरता है। ओके, ठीक है, ये सपोज दैट ये प्लांट्स हैं, ये पाइप है, इससे जब होकर ये वाटर का मूवमेंट होता है तो क्या होगा, ये वाटर रूट के पास में जाकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा और सीधे इसका यहाँ से एब्जॉर्बेशन प्लांट को हो जाता है, प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा होता है। गार्डन, ट्रीज एंड द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप अवेलेबल कराते हैं प्लांट को। वाटर इज नॉट वेस्टेड, और इस मेथड की वजह से वाटर हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इट इज बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये ऐसी जगह जहां पर वाटर की लैक ऑफ वाटर होती है ना, वाटर जो है बहुत कम होता है, वहां के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, आगे देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अननोन प्लांट्स या फॉरेन प्लांट्स, है ना, जो कि क्या है अपने आप ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी क्रॉप से जो वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, इसका एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं और हमारी जो क्रॉप है उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसी वजह से ये जो वीड्स हैं इनको भी समय समय पर हमको अपनी क्रॉपिंग एरिया से रिमूव करना है। हमारी जो मेन क्रॉप है उसके बीच से इसको हटाना है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो हमें हेल्दी मिले। ओके, और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। कभी कभी हम देखते हैं जो अपने क्रॉपिंग एरिया में हम कभी कभी हमको चलकर देखना चाहिए सभी जगह बीच में, तो हम देखते हैं जो हमने सपोज हमने वीट की क्रॉप लगाई है, साथ में हमको पार्थिनियम या जैंथियम, इसको गाजर घास भी बोलते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, ये दिख रही है, फिर छोटे छोटे प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं जो कि हमने नहीं, जो अनडिजायरेबल है, हमने उसको नहीं डाला, उसके सीड नहीं डाले, लेकिन ये तो बाय एयर इनका डिस्पर्शन हो जाता है और ये पहुंच जाते हैं बहुत दूर दूर तक। तो हमको इन्हें मैनुअली, हम चाहें तो इनको हाथ से भी, यदि कम है तो हाथ से ही निकाल सकते हैं। तो इसको घूम घूम कर यदि हमको ऐसे प्लांट दिखते हैं जो कि अनडिजायरेबल है, फॉरेन है, अननोन है हमारे लिए, वीड्स हैं, उनको हमको रिमूव करना है जिससे कि हमारी क्रॉप हमको हेल्दी मिले। ठीक है, दीज
अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जो रिमूवल ऑफ वीड्स, जो हम ये वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, चाहे मैनुअल कर रहे हो या किसी टूल का यूज कर रहे हो, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स is known as weeding. Okay, weeding is necessary since weeds compete, वो हमारी जो क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करते हैं कि मैं जल्दी ग्रो करूंगा, वो है ना, ऐसा आप लोग आपस में करते हैं ना कि मैं फर्स्ट आऊंगा, है ना, मुझे फर्स्ट आना है ना, मैं भी फर्स्ट आऊंगा, तो आपस में कंपटीशन। ठीक इसी तरह प्लांट्स में मेन क्रॉप, हमारी जो मेन क्रॉप है और ये वीड, इन वीड्स के बीच में भी ये आपस में compete करते हैं, किस लिए, फॉर सनलाइट, फॉर वाटर, फॉर मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, है ना, इसके लिए, इसीलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉपिंग, जो हमारा क्रॉप है वो हमें हेल्दी मिले। ठीक है, कंपीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, उसके लिए कंपटीशन करते हैं। ठीक है, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। कभी कभी क्या होता है, हमने वीडिंग किया फिर भी कुछ वीड्स रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से मेच्योर हो गई और हमने उसकी हार्वेस्टिंग करी, तो क्या होता है, वो भी साथ में हार्वेस्टिंग के समय हमारे जो मेन क्रॉप है उसके साथ आ जाते हैं, और यहाँ तक कि जब हम उससे सीड्स निकाल रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके जो हमारी वीड है उसके भी सीड उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट मे बी पॉइजनस, है ना, ये वीड्स क्या है, ये पॉइजनस भी हो सकती है, दैट इज हार्मफुल फॉर अवरसेल्फ, हमारे लिए भी, और किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी, है ना, ये हार्मफुल है, इसलिए हमको इसे समय समय पर रिमूव कर देना चाहिए। फार्मर्स adopt many ways to remove weeds and control their growth, बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि टिलिंग है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन uprooting the and killing the weeds. Suppose that हमने जो पढ़ा था टिलिंग मेथड, है ना, जो किया जाता है प्लाउजिंग के साथ में, इसमें क्या होता है, सपोज दैट हमने सोइंग नहीं की, अपने हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं, उस समय भी हमको कभी कभी क्रॉपिंग एरिया में वीड्स दिखाई देते हैं, है ना, तो हमको सबसे पहले उसको भी रिमूव कर देना है। जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उस समय आप रिमूव करिए, जब पूरी तरह से हमारी क्रॉपिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई है, क्रॉप हमारी जो क्रॉपिंग एरिया है बिल्कुल साफ है, उस सबके बाद सोइंग करिए और बीच बीच में भी उसको देखते रहिए। ठीक है, okay, which may then dry up and get mixed with the soil. Okay, the best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. हाँ, यानी जो हमारा सपोज दैट हमने सब कुछ किया, वीड्स को भी रिमूव किया, जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे थे हमने सब कुछ किया, इसके बाद क्या है, लेकिन जब हमने सोइंग किया, उसके बाद जब इरिगेशन करने के बाद जब हमारे सीड का जर्मिनेशन हुआ, छोटे छोटे सीडलिंग्स हमारे आ गए, तब हमने देखा कि कुछ वीड्स, तब उसके बाद से हमारी क्रॉप जो है उसके साथ फिर से वीड्स आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, उस वीड्स को, है ना, बिफोर, जब तक उससे फ्लावरिंग नहीं आ रही है ना, बिफोर फ्लावरिंग, है ना, उसको फ्लावर्स आने से पहले हमें उसे रिमूव कर देना है, क्योंकि यदि फ्लावर्स आ गए, उसमें फ्रूट्स आ गए, तो क्या होगा, वो बस्ट हो जाएंगे, और जो उसके सीड्स हैं, है ना, वो क्या इतने हल्के होते हैं कि थ्रू एयर उनका डिस्पर्सल हो जाएगा और वो हमारी पूरी क्रॉपिंग एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जो रिमूवल है ऑफ वीड, दैट इज बिफोर फ्लावरिंग, है ना, इसमें फ्लावर आने से पहले हमको इसको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, फ्लावर्स एंड सीड्स। The manual removal includes physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground. जो मैनुअल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ से ही उसको पुल करके निकालते हैं, पूरी रूट के साथ वो बाहर आ जाए, है ना, तो दैट इज मैनुअल मेथड। ओके, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी भी एक टूल होता है, उसका यूज आप कर सकते हैं, है ना। ए सीड ड्रिल ओके इज ऑल्सो यूज फॉर अपरूट वीड। सीड ड्रिल भी है, इसकी वजह से कि हम इन वीड्स को अपरूट करते हैं, रूट के साथ अपरूट करना यानी रूट के साथ बाहर निकाल लेना। ठीक है, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड, है ना। इन केमिकल्स को भी आप स्प्रे कर सकते हैं समय समय पर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वीड्स हैं ये क्या होंगे, ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो ये अपना वीड्स हैं ये पूरी तरह से क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं।
जब यदि केमिकल, ये वीडिसाइड क्या होता है, केमिकल बेस्ड होता है, इसका स्प्रे कर दीजिए तो ये वीड्स जो है ये हमारी क्रॉपिंग एरिया से पूरी तरह से चले जाते हैं। ओके, these are sprayed in the field to kill the weeds, they do not damage the crop। ओके, ये जो केमिकल बेस्ड तो है लेकिन इससे हमारी जो मेन क्रॉप है उससे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed to the field, है ना। इसको हम यूज करने से पहले थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं, इसमें वाटर को ऐड कर लेते हैं, फिर इसका हम स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं अपनी क्रॉपिंग एरिया में, और ये बुरी तरह से सेफ है। इसके यूज से हमारी क्रॉप को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds। Vegetative growth है ना, vegetative growth of the weeds before flowering and seed। जब फ्लावर्स और सीड आने के पहले हमें इसे करना है, जो रिमूवल है इसका। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर, उसे क्या करना चाहिए, देखिए क्योंकि ये केमिकल है, वीडिसाइड है, वो हम वीड्स के लिए डाल रहे हैं, है ना। यदि फार्मर इसका यूज, इसकी हैंडलिंग में ध्यान नहीं देता है ना, तो क्या होगा, इससे उस फार्मर को जो कि स्प्रे कर रहा है उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या चाहिए उसे, दे शुड कवर दियर नोज, उसे अपनी नोज को कवर कर लेना चाहिए, एंड माउथ को भी विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग, है ना। स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, जब इस केमिकल को वो स्प्रे कर रहा हो अपने क्रॉपिंग फील्ड में, तो उसे क्या चाहिए, अपनी नोज और माउथ को अच्छे से किसी क्लॉथ से कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद ये करना चाहिए, ठीक है, जिससे इसका कोई भी साइड इफेक्ट उस फार्मर को ना हो। हार्वेस्टिंग अब क्या है, सपोज दैट इरिगेशन हो गया, आपने अपनी क्रॉप को देख लिया पूरी तरह से घूम कर, पूरे बीट्स हमने रिमूव कर दिए, तो इस तरह में हमारी क्रॉप क्या होगा, हमें हेल्दी क्रॉप मिलेगी। और आफ्टर जब ये हमारी क्रॉप है, हेल्दी है, अब पूरी तरह से मेच्योर हो गई है, ठीक है, जिसमें सीड्स थे ये पूरे से मेच्योर हो गए हैं। ओके, देन क्या आता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई। तब हमें क्या होता है, अपनी जो क्रॉप है उसकी कटाई की जाती है ना, हार्वेस्टिंग होता है। तो हार्वेस्टिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसको देखें। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, इसमें भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, जब हमारी क्रॉप मेच्योर हो गई इसके बाद जब हम कटिंग करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू दी ग्राउंड, या तो हम उसे पुल कर सकते हैं, यदि हमारा जो सॉइल है वो उसमें मॉइस्चर है तो इजीली पुल हो जाएगी, यदि वो ड्राई है तो हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, उसकी कटाई करनी होती है। It is usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। देखिए यदि हमारी कोई भी सीरियल क्रॉप है तो उसको मेच्योर होने में 3 to 4 मंथ लगते हैं, है ना। इसके बाद ही हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इज our country is either done manually। हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में इज either done manually, या तो आप मैनुअली करते हो, हाथ से ही करते हैं, है ना, या किससे करते हैं, बाई सीकल और बाई ए मशीन कार्ड हार्वेस्टर। या तो ये देखो साइड में आपको दिखाया गया है सीकल, ये भी एक टूल है, इसका यूज करते हैं हम हार्वेस्टिंग के लिए, जो कि मैनुअल मेथड में यूज होता है। और एक होता है इसको बोलते हैं हार्वेस्टर, है ना, जो कि एक मशीन है जिसके थ्रू ये हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो हार्वेस्टेड हमारी क्रॉप हमको मिली उसमें क्या होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, उस सीड कोट के अंदर होते हैं, उसके भी हमें रिमूव करना, उस सीड कोट से हमको सीड बाहर लाने हैं, है ना। इसके लिए नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम दी चैप। चैप क्या है बेटा, द अपर कोड, जो आउटर कोड है, जो अपर कोट है ऑफ दी सीड, दैट इज नोन एज चैप, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, है ना। जो सीड कोट है उस सीड कोट से हमको सीड को बाहर निकालना है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। ओके, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड
कॉम्बाइन, है ना, एक मशीन है कॉम्बाइन जिसके यूज से हम सीड कोट से सीड को बाहर निकालते हैं, विच इज इन फैक्ट एक कंबाइंड हार्वेस्टर, है ना, एक कंबाइंड हार्वेस्टर है, उसके साथ हार्वेस्टर भी अटैच रहता है, एंड थ्रेशर, है ना, एक कंबाइंड हार्वेस्टर जो कि कटाई भी करेगा और थ्रेशर उसके सीड्स को भी रिमूव करता जाता है साथ में, है ना, दोनों प्रोसेस साथ में चलती हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग of land do the separation of grains and chaff by the winnowing। जो जिनके पास थोड़ा कम लैंड होती है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी लैंड में जो कल्टीवेशन करते हैं वो बाय विनोइंग मेथड, बाय विनोइंग क्या है, फार्मर्स यूज विंड का यूज करते हैं टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम दी हस्क, है ना, ग्रेन से जो हस्क है चैफ है उसे अलग करने के लिए, जो सीड कोट है अलग करने के लिए क्या करते हैं, विनोइंग, विंड का यूज करते हैं, है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, ओके। अब इसमें देखेंगे जब हमारा हार्वेस्टिंग हो गया है, इसको स्टोरेज के लिए स्टोरेज हमें करनी है, तो स्टोरेज के लिए भी हमें क्या करना है, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ऐसी एरिया का हम सिलेक्शन करें जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जहाँ पर किसी तरह का मॉइस्चर ना आ सके, जहाँ पर पेस्ट वगैरह रैट वगैरह आने की कोई जगह ना हो, है ना, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल कर दे, है ना, जो हमारे ग्रेन है उसको स्पॉइल कर दे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसको देखते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, जो ग्रेन्स हैं, इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। यदि हमको बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखना है तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। वो क्या है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर ना आए, इंसेक्ट ना आए, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई। सपोज दैट हमने जो स्टोरेज के लिए जगह रखी है वहां पर किसी भी तरह का मॉइस्चर, सपोज दैट रेनफॉल हुई, कहीं से भी थोड़ा सा पानी आ रहा है तो उस वहां पर क्या होगा, मॉइस्चर होगी, उस मॉइस्चर की वजह से वहां पर फंगस, है ना, बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो कर जाएंगे जो कि हमारी जो ग्रेन्स हैं उसको स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो हमें ऐसी जगह का यूज नहीं करना है। ओके, द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। अब जो हमारी क्रॉप अभी फ्रेशली हार्वेस्टिंग हुआ है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो हमें पहले तो उसको स्टोरेज करने से पहले अच्छे से धूप में डाल के उसको ड्राई कर लेना है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल। यदि उसमें जरा सा ही मॉइस्चर है तो वो अपने आप ही खराब हो जाएगा, ठीक है, एंड अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लूजिंग दी जर्मिनेशन कैपेसिटी, और उसकी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। अच्छे से उसको ड्राई कर लें। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। फॉर्मर्स, जो यदि हमने पूरी तरह से ग्रेन्स को ड्राई कर लिया है तो किसी तरह का उसमें बैक्टीरिया और फंजाई का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अच्छे से क्या हुआ है, ड्राई हो गए, तो फार्मर क्या करता है, ग्रेन्स को जूट के बैग्स में या मेटेलिक जो बीन्स होते हैं, मेटल के बने हुए बड़े बड़े बीन्स होते हैं उनमें रख सकता है ना। लार्ज स्केल में स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है तो इसको सिलॉस, है ना, ये देखिए फिगर में बने हुए हैं, यहाँ पे ऊपर फिगर 1.10 आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलॉस, और तो ये इस तरह के बड़े बड़े सिलॉस होते हैं ना, कंटेनर जैसे, इसमें आप भर के रख सकते हो, है ना। एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट से आप पूरी तरह से सेफ होंगे। ये ड्राइड नीम लीफ, आप यदि हमने अब स्टोरेज की बात कर रहे हैं रखने की बात, जो नीम की जो लीफ है ड्राइड, उसको भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। ओके, यदि आप लार्ज क्वांटिटी पे आप रख रहे हो तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं। मैम मेरा टाइम हो गया, कल बंद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें नीम लीफ भी ऐड कर सकते हैं आप, है ना। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेन, कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, बाजार में आते हैं रखने वाले, कुछ टैबलेट आती हैं जो रखी जाती हैं, उसको रख सकते हैं। ओके देन, ओके, इसमें क्या है बेटा, सिमिलरली एनिमल्स, ओके, रियर्ड एट होम और इन फार्म,
हैव टू बी क्या करते हैं, प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। यदि आप एनिमल्स को घर में रख रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड अवेलेबल करा रहे हैं, शेल्टर रहने की जगह दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एट दिस वे आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, तो इसके एक्सरसाइज आप फाइंड आउट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? ओके Yes, बेटा, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके देन, बाय बेटा, बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. कोई होमवर्क है आपका? बेटा एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज पर Yes, ma'am. हाँ मैम नोट्स लिख लेंगे नोटबुक में? हाँ हाँ, लिख लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा। ओके बेटा, हाँ बाय। Bye, ma'am.